हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट जो होता है 100 क्वेश्चन का। और आपको पता है दरोगा का रिजल्ट आ गया है। और दरोगा के रिजल्ट में पटना में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु के द्वारा दिया जाता है। हर साल दिया जाता है, इस साल भी दिया गया। इस साल बताया जाता है कि लगभग 350 प्लस सिलेक्शन हुआ है ज्ञान बिंदु के तरफ से, जो एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। अगर एक कोचिंग से 350 प्लस रिजल्ट आता है बिहार दरोगा में, बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कहना है, जो भी सिलेक्शन लिए हैं उन लोग का कहना है कि जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज होता है उसी के थ्रू ही उन लोग का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। जैसे एक होता है 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जो जिसमें 50 क्वेश्चन में डिटेल डिस्कशन के साथ कराते हैं सर, ठीक है। साइंस और मैथ दोनों का सर कराते हैं। और एक होता है 100 क्वेश्चन का, तो दोनों टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो हम दोनों टेस्ट सीरीज को करेंगे। सबसे पहले 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट सीरीज को करते हैं। और यहाँ पे 350 प्लस सिलेक्शन ज्ञान बिंदु इसी टेस्ट थ्री के थ्रू जो है वह दिया है। स्पेशल टेस्ट है, ये टेस्ट 1 है, डेली एक टेस्ट आया करेगा। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए इस चैनल में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे जो है मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। पेन का साइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं पतला। देखिए यहाँ पे जो वीडियो का जो पिक्चर क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब टाइप का होगा, बेकार टाइप का होगा। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है मेन कंटेंट पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था। भारत में सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और वहां पे आप अपना जरूर स्कोर कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। यानी जो स्थानीय शासन यानी पंचायती राज है, उस पंचायती राज को संवैधानिक संस्था बनाया जाए, इसको लेकर प्रस्ताव किस समिति के द्वारा पारित किया गया था 1989 में। वह पारित किया गया था एल.एम. थुंगन समिति के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है। जो पंचायत समिति है वह किस स्तर पे यहाँ पे आज जो है वह पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो वह ब्लॉक स्तर पे करती है। आप यहाँ पे देखेंगे जो जिला स्तर पे कौन करता है, जिला स्तर पे जिला परिषद करता है, ठीक है। जिला स्तर पे जिला परिषद करता है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पे करता है, ठीक है। ग्राम स्तर पे करता है ग्राम पंचायत। और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो पंचायती राज समिति यानी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है हमारे संविधान में 3 स्तरीय है, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, 3 स्तर पे यहाँ पे है पंचायती राज। अगर पंचायती की बात करें तो हमारे संविधान में जो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है। और किस भाग में जो किस इसमें किस भाग में, भाग 4 में और डीपीएसपी में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में है। और यह महात्मा गांधी के विचारों पे आधारित है। जो पंचायती राज है वह महात्मा गांधी के विचारों पे आधारित है, ठीक है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था? यह स्पेन के संविधान से लिया था, ठीक है। डीपीएसपी जो है कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें शामिल है। तो और जो है एक अनुसूची इससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित एक अनुसूची है। अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची है यहाँ से 11 और उसमें टोटल 29 विषय है। कितने? टोटल 29 विषय हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का कौन कितना आंसर सही हो रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे देखिए, ऐसे आप डेली 100 क्वेश्चन आप करते हैं तो सोचिए ये एक मंथ में आएगा तो 3000 क्वेश्चन हो जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग फैक्ट डिस्कस करेंगे तो समझिए वो 5-6 हजार क्वेश्चन हो जाएगा। और डेली आपको मुश्किल से आधा घंटा समय देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। अगर पूछे किस भाग में संघ से संबंधित है, कार्यपालिका पूछे, न्यायपालिका पूछे और विधायिका पूछे, अगर पूछे संघ से संबंधित तो वह भाग 5 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। बोला सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26 दिया हुआ है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन को की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन 3 ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर बोला अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, बी का 4 हो जाएगा।
अनुच्छेद 98 या संसद के सचिवालय से संबंधित है, और सी का 2 हो जाएगा, और अनुच्छेद 239 ए जो है वह संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और यहाँ पे 239 का एक हो जाएगा, यानी डी का एक। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 240 से गारंटी क्वेश्चन आएगा इस साल में। क्यों गारंटी क्वेश्चन आएगा? क्योंकि यह संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है, और दिल्ली भी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन में आता है, और दिल्ली के लिए एक स्पेशल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239 ए। कौन सा अनुच्छेद? 239 ए जो है वह स्पेशल दिल्ली के लिए है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताएं। चलिए बता ही देते हैं। अगर इसमें ए लिखा गया 239 में कि जो दिल्ली का राज्यपाल होंगे वह राज्यपाल, माफ कीजिएगा, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ पे एक विधान परिषद का, सॉरी, विधानसभा बनाया गया है। विधानसभा जो होगा, जो इसमें मंत्री होंगे वह मैक्सिमम जो विधानसभा के मेंबर होंगे उसके 10% हो सकते हैं। यही सब प्रावधान स्पेशल दिल्ली के लिए किया गया। ये भी बताया गया कि जो दिल्ली का जो भूमि, पुलिस, ये सब जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा, बाकी जो कुछ होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा। यही सब दिल्ली में बताएगा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बता ही दिए। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगा होगा मुश्किल से। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले राज्यसभा के देखते हैं, तो राज्यसभा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। इसके जो उप सभापति होते हैं, कौन? उप सभापति जो होते, माफ कीजिएगा, सभापति जो होते हैं वह भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। ओके, राज्यसभा जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका, यानी जो राज्यों के विधायक हैं उनके द्वारा इसको चुन के भेजे जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, तो इसलिए अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए हैं। किस संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और क्या चीज हम लोग लिए हैं अपने संविधान में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और लगभग लगभग वो सबको पता रहता है। मानते हैं किसी को नहीं पता होगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया वो सबको पता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? जो भारतीय संविधान के संघ व्यवस्था है उसके संबंध में कौन सी विशेषता सही है, ये आपको बताना है। संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप संसद के निम्न सदन मतलब क्या हुआ? लोकसभा हुआ। लोकसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? बिल्कुल नहीं। बिहार का 40 यहाँ पे मेंबर जाते हैं, उसमें यूपी का 80 मेंबर जाते हैं, तो क्या समान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हर राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है। द्वैध शासन, बिल्कुल द्वैध शासन केंद्र में जो है वह केंद्र सरकार संचालित करती है, राज्य में राज्य सरकार संचालित करती है। तो यह द्वैध शासन की व्यवस्था हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान की, इसका द्वैध शासन विशेषता हो सकता है। सी नंबर देख लेते हैं। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। उच्च सदन मतलब यहाँ राज्यसभा की बात हो रहा है, और राज्यसभा में भी सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर आप देखेंगे राज्यसभा में तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर जाते हैं, बिहार से कितना मेंबर जाते हैं? बिहार से जाते हैं आपको 16 मेंबर। ठीक है, महाराष्ट्र 19 मेंबर जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग यहाँ पे सदस्य जाते हैं। दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, हमारे देश में दोहरी नहीं, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और यह जो एकहरी नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, वह इंग्लैंड से लिया गया है। दोहरी संविधान जो नागरिकता है वह कहाँ स्थित है? यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही करेंगे? ऑप्शन बी द्वैध प्रशासन। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बोल रहा है तो संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समानता, अखंडता, बंधुता, ये सब हमारे भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित है, लेकिन संघीय उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था, उसमें उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और इसको 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को जो हमारा संविधान सभा है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना को।
और प्रस्तावना में मात्र एक बार अभी तक संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समानता, अखंडता और बंधुत्व ये तीन शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। तो ये तीन ऑप्शन में रहता है और एक अलग ऑप्शन में रहता है, तो आपको वही टिक करना है। तो यहाँ पे 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा हमारे देश में जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। दरोगा अच्छे लेवल है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान को किसने लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वह थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको 3 चीज बताते हैं, बहुत ही बेस्ट। 2 चीज बताएंगे, एक आपको कमेंट में करना पड़ेगा, तब तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा का उपाध्यक्ष, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, तो खैर ठीक है एच.सी. मुखर्जी दिया है। अगर आप मान लेते हैं ऑप्शन बी रहता फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी अगर ऑप्शन बी रहता तो आप क्या करते? तब कौन सा आंसर मारते? तब आपसे क्वेश्चन पूछता कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन है? अगर प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष पूछता तो वह हो जाते एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि यह प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष है। अगर पूछे प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, तो वह है फ्रैंक एंथोनी। ये फ्रैंक एंथोनी कौन है? यह मनोनीत है। कौन सा है? यह मनोनीत है, याद रखिएगा। लेकिन जो एच.सी. मुखर्जी है यह निर्वाचित है। सेकेंड निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, और जो बताएंगे जिनका आंसर सही रहेगा उनको कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ताकि सभी कमेंट के ऊपर उनका कमेंट शो हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो कैबिनेट मिशन है उसके तहत हमारे संविधान में 10 लाख जनसंख्या पे एक जो सदस्य को चुना गया था, और टोटल हमारे देश में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों के लिए, 4 सदस्य प्रांतों के लिए, और जो बाकी जो 93 सदस्य थे वह सदस्य होने थे देशी रियासतों के लिए। हुआ क्या है, तो देशी रियासत दो जो का जो सदस्य होगा वो अपना मनोनीत करके भेजेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो 292 प्लस 4 296 जो सदस्य थे इनका निर्वाचन होना था, ठीक है। इसका निर्वाचन होना था, और ये जो निर्वाचन होना था अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होना था, क्योंकि जो विधानसभा है इनके 1585 कितने 1585 विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है इनका जो है वह निर्वाचन किया जाना था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ तो कांग्रेस को सबसे अधिक सीट आया और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट आया था। तो मुस्लिम लीग को लगा कि यहाँ पे जो संविधान सभा है इसमें कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज्यादा रहेगा, एक तरफा यहाँ पे बात की जाएगी, मुस्लिम लीग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और इस कारण मुस्लिम लीग ने जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक है उसमें भाग नहीं लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या और कैसे क्या कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो जरूर पेश कीजिएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है वह ब्रिटिश कंपनी पे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे वर्चस्व जमाना शुरू कर दी और थोड़ा थोड़ा नियंत्रण अपना थोपना शुरू कर दी। इसी को लेकर उन्होंने नियंत्रण बोर्ड का गठन किया था ताकि उन पे नियंत्रण किया जा सके, और इस नियंत्रण बोर्ड में जो सदस्य थे उन सदस्यों का वो वेतन दिए जाने की बात की गई भारतीय राजस्व से, और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, और यह प्रावधान 1793 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत कर दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी का अंतिम विजय क्या था? आपको पता है शिवाजी जो है वह गोरिल्ला युद्ध में काफी फेमस थे और बहुत सारे किले जिले जीते थे। मुगलों के 33 किले जीत चुके थे, 23 किले 33 किले ऐसा जीत चुके थे। बाद में उनको 23 किले वापस करना पड़ा, ठीक है। तो इस किले के जो अंतिम विजय था उन्होंने जिंजी का अभियान उन्होंने किए थे शिवाजी ने, और अंतिम इनका विजय था।
ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। देख नेक्स्ट हम 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार जो है मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई थी। जो वास्तविक स्थापना था गुलाम वंश के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पुरान खां के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पुरान खां। लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श के नाम से जानते हैं। यह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। तो गौरी के नाम से इसने खुतवा पढ़वाया था। ठीक है, खुतवा पढ़वाया था। और खुतवा पढ़वाने के बाद गौरी के नाम का सिक्का भी चलाया था। क्या? सिक्का भी चलाया था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि जो है वह धारण नहीं किया था। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था या सिपह सलार, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था तो कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो सिपह सलाहकार की उपाधि जो है वह धारण किया था। सिपह सलाहकार का उपाधि जो है धारण करके इन्होंने राज्य किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वह 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल था। और यही बख्तियार काकी के याद में आपको बता दें, जो बख्तियार काकी है वह एक पुरुष है। आप काकी से महिला नहीं समझिएगा, वह एक पुरुष है। और वो उन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? महमूद गजनवी का सामना किसके द्वारा किसने किया था? विद्याधर ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछेंगे कि बहुत सारे राजा किए थे महमूद गजनवी का सामना, क्योंकि महमूद गजनवी जो था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और वह जो आक्रमण करने का उसका कार्यकाल था 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक उन्हें लगातार आक्रमण किए थे। बहुत सारे राजाओं से उसने, देखिए बहुत सारे राजाओं से, यानी 17 बार आक्रमण किया हुआ था। 17 बार किसी न किसी राजा से तो वो लड़ा होगा, लेकिन उसको कभी हार की सामना नहीं करनी पड़ी थी मोहम्मद गजनवी को, ये भी आपको पता है। ओके, लेकिन विद्याधर से जब वो लड़ाई लड़ रहा था तो यह युद्ध अनिर्णायक रहा। यानी इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। इसलिए इस विद्याधर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो है सभी को हराते हुए धन लूटते जाता था, लेकिन विद्याधर से ना वो हार पाया और ना ही जीत पाया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा विद्याधर वाला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है। शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों का साक्ष्य जो है वह धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा में स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप जान लीजिए। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी से एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में स्थित है। साथ में जो धौलावीरा है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में 2021 में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में। ठीक है, धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का है जो 3 भागों में विभाजित है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। मात्र एकमात्र है, जो बाकी जितने भी स्थल है वो 2 वर्ग में, उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित है। कालीबंगा से काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। बुध जो थे वह डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। वह शाह के गण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बुद्ध भगवान जी थे, ठीक है, शाह के गण से संबंधित है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध भगवान का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हो गया था। जो जन्म हुआ था इसका प्रतीक क्या था? कलम था, कमल, माफ कीजिएगा, कमल था। कमल था। और जो मृत्यु हुआ था इसका प्रतीक स्तूप था। ठीक है, और जो देखिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग किया था, इसको बोला गया, जो है इसको क्या बोला गया? इसको महाविनिष्क्रमण बोला गया, महाविनिष्क्रमण बोला गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और उनके बाद ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया। ठीक है,
महापरिनिर्वाण बोला गया। और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ दिए थे। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी के जस्ट बगल में है, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिए थे। इनके बेटा का नाम राहुल था। क्या था? बेटा का नाम राहुल था, गौतम बुद्ध का। तो ये याद रखिएगा। और बहुत सारे फैक्ट बनते हैं गौतम बुद्ध से, तो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा इस क्लास में, आप कंटिन्यू रहिएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल के शासक के नाम क्या बताया गया था? ये आपको बताना है, तो उसमें महेंद्र बताया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? सुनामी किसके कारण नहीं होती है, ये आपको बताना है। सुनामी जो होती है, देखिए सुनामी क्या होता है, समुद्र की पानी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, लगभग 20-30 फीट ऊंचाई से पूरा तेजी स्पीड में अगर किसी स्थल भूमि की तरफ आकर टकराती है तो उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। और सुनामी तो समुद्र के पानी, तो अगर समुद्र में जो भी गतिविधियां होती है उसके तहत आ सकती है। अगर समुद्र के नीचे भूस्खलन होता है तो उससे सुनामी आएगा, भूकंप आता है तो सुनामी आएगा, ज्वालामुखी भी फटने से सुनामी की आ सकती है, लेकिन तूफान से सुनामी नहीं आता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती है? व्यापारिक को पौने कमजोर किससे हो जाती है? अल नीनो से हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का गर्म जलधारा माना जाता है, ठीक है। और यह भारत के लिए निगेटिव प्रभाव यानी नकारात्मक प्रभाव करता है अल नीनो। जो अभी हमारा जो देश में अब कुछ दिन पहले, अभी तो थोड़ा सा बारिश का मौसम हो चुका है, कुछ दिन पहले 20 दिन पहले जो आप गर्मी देख रहे थे, गर्मी से साफ हालत खराब था सबका, 42-43 डिग्री टेम्परेचर, कोई निकल नहीं रहा था, जो निकल रहा था उसको पक्का लू मार दे रहा था, चक्कर आ जा रहा था, गर्मी से हालत खराब था। वो किसका प्रभाव था? वो अल नीनो का प्रभाव था, ठीक है। वह अल नीनो के प्रभाव के कारण ही ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। और यह लगभग 3 से 4 साल या 2 से 3 साल बाद ऐसा हर हर 2-3 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ऐसा स्थिति उत्पन्न होना ही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। वहीं अगर लाल नीनो देखे तो लाल नीनो जो है हमारे देश के लिए, हमारे जो मानसून है, जो जलवायु है भारत की जलवायु के लिए सकारात्मक है, ठीक है, सकारात्मक है, ठीक है। इस पे अच्छा से कभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। या पेरू के तट पे ये बनता है ये जलधारा, फिर उधर से ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर होते हुए हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा जो है वो मानसून से ठीक पहले जो वर्षा होती है उसे मानसून वर्षा बोलते हैं। और यह केरल में जो है, केरल में यह वर्षा होती है। और वहाँ के जो आम जो पकाने के लिए बहुत ही यह लाभदायक माना जाता है वर्षा। इसलिए जो मानसून के जस्ट पहले जो वर्षा होता है उसको हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और यह अप्रैल के मई के आसपास के महीने में होता है, ठीक है। अप्रैल मई के आसपास जो मई स्टार्टिंग और अप्रैल लास्ट में जो होता है इसे हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। इसी जो है मानसून के पहले जो वर्षा होती है अगर वहीं बंगाल में हो, असम में हो, तो उसे हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैरियोलिस बोल, तो आपको कैरियोलिस बल आपको पता होगा, पृथ्वी घूमती है तो कैरियोलिस बल लगता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट है? विश्व का कॉफी पोर्ट कौन सा कहलाता है? तो वह सेंटोस जो है विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप होक्काइडो है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो प्रशांत महासागर में जापान का ऐसे जो है ऐसे मैप है, ठीक है, जापान का ऐसे मैप है। तो अलग अलग द्वीपों में ये बटा हुआ है। तो सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका होक्काइडो द्वीप नाम है, होक्काइडो द्वीप नाम है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? बहुत लोग ग्लोबल, हाँ, बहुत लोग जो है ग्लोबल कॉमन्स के बारे में जो है सुने भी नहीं होंगे। ग्लोबल कॉमन्स क्या है? ग्लोबल मतलब क्या हुआ? ग्लोब, पूरा ग्लोबल। कॉमन्स मतलब कॉमन, यानी पूरा ग्लोबल के लिए जो कॉमन हो उसको हम लोग, उसमें जो चीज आते हैं वही इसका भाग है। जैसे आप सोचिए वायुमंडल है, पूरे ग्लोबल के लिए कॉमन कॉमन है, यानी इस पे किसी का अधिकार नहीं है, तो वायुमंडल ग्लोबल कॉमन्स में आ जाएगा। अब अफ्रीका है, अफ्रीका पे अफ्रीका के देशों का अफ्रीकी देशों का अधिकार है, वहां पे अफ्रीकी लोगों का अधिकार है, तो ग्लोबल कॉमन्स में नहीं आएगा। जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियाई लोगों का अधिकार है, तो ग्लोबल कॉमन्स में नहीं आएगा। एशिया है, एशियाई लोगों का अधिकार है, ग्लोबल कॉमन्स में नहीं आएगा। लेकिन वहीं आपसे पूछे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पे किसी देश का अधिकार नहीं है, तो ग्लोबल कॉमन्स में आएगा, ठीक है। आपसे पूछे कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे बर्फ है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे एक किसी देश के अंतर इसका पूरा अधिकार नहीं है, तो वो ग्लोबल कॉमन्स में आएगा। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है?
भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो आपको बताना है, ये भारत का मैप है। ठीक है, पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर स्थित है, और यहाँ पे अगर पूरब में पूछे तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड, माफ कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, अंडमान निकोबार है, थोड़ा सा हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड जो यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, तो लक्षद्वीप, ठीक है, तो यहाँ पे अरब सागर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप स्थित है। चलिए, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बोल रहा है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ विशेष, इसका कब किसका निर्माण हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो अरावली है, अरावली का निर्माण कब हो गया था, प्री कैम्बियन में हो गया था। पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ था उत्तर नूतन में हो गया था। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण जो होता है क्रेटियस आदि नूतन में हो गया था, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष का जो निर्माण हुआ था ये अत्यंत नूतन में हो गया था। ए का 3 हो जाएगा, पश्चिमी घाट का बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 5 होगा। 3 1 2 5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय मतलब क्या हुआ, जो बृहद हिमालय है उसके जो उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, तो वहां से कौन सी नदी निकलती है इसमें वो आपको बताना है। तो सतलज नदी निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हो, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। गांधी कोटाकू घाटी जो है भारत की विशाल घाटी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। दक्कन उद्भेदन के नाम से जो है वह किसको जाना जाता है, तो वह जो है प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है वह 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होती है, और यह केरल के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो मेघालय वगैरह क्षेत्र है उधर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर जो है वह पश्चिमी घाट में केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये सब में नहीं होता है, इधर इस सब में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वनस्पति देखने को मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व श्रेय आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में क्या असत्य है। यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों की कोमानु गुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। संयंत्र का जल जो है वो भद्रावती नदी से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त है, बिल्कुल नहीं, कोयला प्राप्त यहाँ से नहीं होता, लौह अयस्क यहाँ से है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी जो है यह असत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साधु बेर द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। साधु बेर द्वीप जो है गुजरात का हिस्सा है, और इसी साधु बेर द्वीप पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जो सरदार पटेल का जो प्रतिमा है 183 मीटर ऊंचा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है साधु बेर द्वीप, और इस नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है, और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जनजाति है और आपका प्रदेश है, यहाँ पे मिलान कर दिया है। भील जनजाति कहाँ निवास करती है, मालवा के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करती है, तो ए का 4, ठीक है, और डी का 2, ए का 4 डी का 2 यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थारू जनजाति यहाँ पे तराई क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, और गोंड जनजाति जो है वो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, यहाँ पे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जो यूकेलिप्टिस जो है पर्यावरण के लिए खतरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 RS में नहीं है, 3 RS में रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज आता है, रिसोर्स नहीं आता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वह भारत का प्रथम नेशनल सेंटर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो यह जामनगर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी,
भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो देखिए 1858 में दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद जो कंपनी का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और कंपनी के शासन को समाप्त करके यहाँ पे ब्रिटिश शासन लागू कर दिया गया। और जो ब्रिटिश शासन लागू किया गया उसके बाद जो पहले भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हीं का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करते थे, अब जो वायसराय होंगे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और 1858 से जो वायसराय होंगे गवर्नर जनरल का नाम करके वायसराय कर दिया गया और भारत के पहले वायसराय होंगे हुए लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही हुए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कुशाल कुंवर थे। कौन थे? कुशाल कुंवर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और 24 दिन पैदल चलने के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, जो है वह दांडी नामक स्थान पे नमक उनको द्वारा बना के महात्मा गांधी नमक बनाए थे और नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो नमक यात्रा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन है महात्मा गांधी का, इससे जो जो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जो बड़े बड़े नेता थे वो भी जुड़े हुए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का जो अध्यक्ष कौन था? वह था WH सीटनकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? प्रमुख केंद्र बंगाल में था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1770 ईस्वी में ही विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी की प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा 1655 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। मद्रास के पूर्व जो है वह मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल में जो है दौरान किया गया था। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? पहला सर्वेयर जनरल जो था वह किसे नियुक्त किया गया था? तो वह हेनरी वालपोल को किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में लगाया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो बोला समुद्री यात्री और देश। जो समुद्री यात्री थे वास्को डी गामा या पुर्तगाल के रहने वाले थे, ए का 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लेते, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे, कैप्टन कुक जो है वह ग्रेट ब्रिटेन के और तस्मान जो थे वह हॉलैंड से आए हुए थे। नेक्स्ट है सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? दुर्खिम की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। एक संस्था डैश से बनती है, एक संस्था किससे बनती है? नियमों और विधियों से बनती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? जो है वह पखावज जो है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो है वह मुख्य रूप नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर नहीं है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा है? सत्ता का राजनीतिक कलाकार फिशर के द्वारा किसको बोला गया है? तो माइकल एंजोला को नहीं बोला गया है, दांते को भी नहीं, पेटार को भी नहीं, मैकियावेली को बोला गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे बाकी 4 ऑप्शन भी आपके दिमाग में, अभी अभी हम क्वेश्चन और आंसर पढ़े, ये तो बिल्कुल वन लीनियर जैसे हो जा रहा है। ये फिर आपको बाकी के 3 ऑप्शन नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये बाकी का चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए अभी से ही करते हैं। ठीक है, बाकी फीडबैक आप दीजिएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया?
यानी जो अमेरिका में उपनिवेशवादियों थे, आपको पता है अमेरिका में 50 राज्य है और ये अलग अलग 50 उपनिवेश थे एक साथ गठबंधन करके एक देश बनाए हुए। तो ये किस एक्ट के तहत हुए थे? ठीक है, स्टाम्प एक्ट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है करेंसी एक्ट, ऑप्शन सी में है शुगर एक्ट। तो ये जो थे स्टाम्प एक्ट से हुए थे, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मार्क का प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था, या ऑप्शन बी में है मार्च 1863, ऑप्शन सी में है मार्च 1865, ऑप्शन डी में है जुलाई 1870। तो कब नियुक्त किया गया था बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर? आप लोग यहाँ पे जो है बताइएगा कब नियुक्त किया गया था। तो दिसंबर 1862 में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वह कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान जो है इसको विकसित किया गया था? तो इसको तीसरी पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। यहाँ पे माफ कीजिएगा, तीसरे नहीं चौथे पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पटचित्र जो है ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखा गया था? अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो मेलुहा है वह सिंधु घाटी सभ्यता को बोला गया है, मेसोपोटामिया के सभ्यता से जो कुछ साक्ष्य मिला है जिसमें ए बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता भी बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता और सरस्वती नदी की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपको बताना है, या तबला से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश नहीं, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो इसी का मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, वासंदर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अंतरराष्ट्रीय संगठन और इसका मुख्यालय दिया हुआ सही सुमेलित कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी नैरोबी केन्या में स्थित है। नैरोबी केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का यहाँ वाशिंगटन डीसी नहीं न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। सार्क का काठमांडू सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सियोल की राजधानी कहाँ है? यूएई या नीदरलैंड या दक्षिण कोरिया या ताइवान? तो बिल्कुल नहीं, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? इसरो का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1962, ऑप्शन बी में है 1969, ऑप्शन सी में है 1972 और या 1974। कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो यह पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? डी, और उत्तराखंड में स्थित है। निकंसन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निकंसन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया गया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1927 में किया गया था। और जो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना है वह कब किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मोतियों के द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक राशि दिया हुआ है और इसका इकाई दिया हुआ है। भौतिक राशि और इसका इकाई दिया हुआ है। आप लोग इसको मिलान करके और अपना कॉपी में जो है इसका आंसर लिखिएगा और स्कोर जरूर बताइएगा जो भौतिक राशि है इसमें और इसका कौन सा होगा। लेकिन हम लोग इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। त्वरण का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किसमें है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य के लिए क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा कार्य का। और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है?
तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, सेम बिल्कुल इसी के तरह प्रोटॉन पे एक जो है पॉजिट्रॉन पे प्लस होता है, बाकी द्रव्यमान हर चीज बिल्कुल सेम होता है पॉजिट्रॉन के जैसे, इसलिए इसका प्रतिकर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रेडियोधर्मी है और कुछ बीमारी दिया है, उसका निदान कैसे होगा आपको बताना है। जैसे आर्सेनिक 74 दिया हुआ है, आर्सेनिक 74 से क्या होता है ये आपको बताना है। और क्वाल्ट 60 दिया हुआ है, इससे कैंसर होता है का ठीक किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड से ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, और सोडियम 24 से रक्तचाप ठीक किया जाता है, और आर्सेनिक 74 से ट्यूमर ठीक किया जाता है। ए का 3 हो जाएगा क्वाल्ट, बी का 4 हो जाएगा आयोडीन, सी का 3 1 हो जाएगा, और सोडियम 24, डी का दो दो हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, हारा कशिश। हारा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हारा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है यानी ग्रीन विट्रियोल का होता है FeSO4 7H2O, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे जो है ब्लू विट्रियोल का क्या होता है? ब्लू विट्रियोल CuSO4 5H2O होता है। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी जो है वो पता जो होता है वो घट में रूपांतरित होता है। खोज और वैज्ञानिकों का नाम, खोज और वैज्ञानिकों का नाम आपको बताना है। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। ए बी ओ रक्त समूह का खोज एडलॉइन डेस्टिनर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो है ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पे तो बी और सी में है। ठीक है, और जो है वह जो है जंपिंग जीन का जो खोज किसके द्वारा? बराबर और मैकिलनॉट के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग जीन का जो खोज है जैकब और मैनॉट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2-1 यहाँ पे मिलान हो रहा है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, बिल्कुल नहीं। O2 तो बाहर निकलता है, क्या होता है? O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये सही है। तो असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। Cp-Cv = R/J से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बोल रहा है 0 केल्विन पर जर्मेनियम, जर्मेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है 0 केल्विन पर जर्मेनियम कैसा स्थिति में रहता है? तो यह अचालक रहता है। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ए के 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और आगे देख लेते हैं। कमरे के ताप पे जर्मेनियम क्या होता है? आंतरिक अर्धचालक होता है। इंडियम के साथ डाला गया जो जर्मेनियम होता है वह कैसा होता है? तो वह एक तरीका से पी टाइप जर्मेनियम होता है। और आर्सेनिक ना के साथ जो डूबा हुआ जर्मेनियम होता है वह एन टाइप होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताना है, और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्य दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही कथन बताना है। ठीक है, फिर बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, उससे क्या होता है? कम होता है। तो ये कथन गलत है। बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम लोग ऊपर ही देखे तो उत्तल लेंस होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा? खट्टा होना, खट्टा मतलब क्या होता है? छाछ मतलब जो है वह खट्टा होने का मतलब क्या हुआ? अम्ल की तरफ बढ़ना, तो उससे 6 से कम हो जाएगा उसका पीएच मान, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड किसका खोज किए थे? यह एक खोज किए थे कि न्यूक्लियस का खोज किए थे, और ये बताए थे कि अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, बिल्कुल नहीं, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ए और बी यहाँ पे स्टेटमेंट। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में परमाणुओं की संचया है, बिल्कुल ये सही है। परमाणु की संचया यानी J बराबर P बराबर E, आपको जपते रहना है। क्या रहना है? जपे करते रहना है। और जेड मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर।
किसी भी उदासीन परमाणु के लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए वही स्टेटमेंट, यहाँ परमाणु संख्या और प्रोटॉन दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोल रहा है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके कोषों के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। अगर द्रव्यमान संख्या जो होता है वह जो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोल रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम यह क्या है? लाइसोसोम जो है स्वपाचन है, इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। मैक्रोसोम क्या होता है? मैक्रोसोम एक श्रावण कणिका होता है। मैक्रोसोम एक श्रावण कणिका होता है। ये ठीक है, ये होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे बैटरी हो गया। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है? स्वतः पाचन होता है। माइक्रोसोम जो होता है वो अंतः प्रद्रव्य जालिका का एक भाग होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे फिर बोल रहा है कि जो है माइक्रोट्यूबुलस क्या होता है? यह तो एक साइंटो पंजर है, और गोल्जी का एक जो होता है वह स्रावी कणिका होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का बहुत सारा टेक्निकल इसमें चीज होता है, तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो फिर वीडियो गड़बड़ होने का डर रहता है, इसलिए और काफी मेहनत लगता है बोलने में। सब चीज ध्यान में रख के रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। केकड़े जो है वह केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं अर्थोपोडा के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। जो 87 नंबर क्वेश्चन का कथन जो है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बोल रहा है यहाँ पे जाइलम वाहिनियों में वाहिकाओं और जाइलम मृदुतक के जाइलम तंतुओं से बना होता है, ये बिल्कुल सही है। पादपों में नम्रता दृढ़ उत्तक के कारण है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मृद उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें होते हैं। और जाइलम चालनी पट्टिका जाइलम चालनी पट्टिका और चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं से बना होता है, नहीं नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में पाए गए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। आवर्त में अगर आप दाएं से बाएं आते हैं, दाएं से बाएं आते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है? बिल्कुल, यह कथन जो है वह क्या है? सही है, ठीक है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो है मान बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 88 का जो दोनों कथन है, ये कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पे बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पे देखिए क्या होता है, ऊपर से नीचे आए तो बहुत तेजी से जो है वह परमाणु का साइज बढ़ते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगा, क्योंकि जो जितना छोटा रहेगा उतना तेजी से खींचेगा, और बड़ा होने पे जो है वह ऑर्बिट बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस का पावर जो है वह कम होते जाता है, तो यहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए स्टेटमेंट सेकंड गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होता है? कवक से होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम रोहिणी से हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस सुल्तान को शेर की रक्षा करने के कारण शेर शाह की शेर खां की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे बहुत कोई आंसर फरीद खां मानेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आंसर बाहर खां होगा। बोल रहा है किस सुल्तान की रक्षा करते समय शेर शाह ने शेर से रक्षा किया था, तो उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। जो बाहर खां एक सुल्तान था उसका रक्षा कर रहे थे जो है वो शेर शाह, और फिर उसको जो है वह शेर खां की उपाधि दी गई थी। कांवर झील प्रवासी भारतीय जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में? बेगूसराय में स्थित है, और यह एक रामसर साइट भी है। भारत का पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था?
तो गरीबी जो उन्मूलन है इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? जो सेब उत्पादन का संबंध है वह किससे है? वह है सुनहरी क्रांति से। फल का उत्पादन सुनहरी क्रांति से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वोत्तम उपयुक्त मापदंड होता है? कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक जो है वह आय जो है वही उसका सर्वाधिक उपयुक्त जो है वह मापदंड होता है आर्थिक समृद्धि का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन सा लक्षण है? बेरोजगारी भी है, पूंजी का अभाव भी है और आर्थिक दुष्चक्र भी है। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देने हेतु जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किए थे? 1950 में किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का हस्तांतरण। ऑप्शन डी राइट आंसर का उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है टेस्ट सेकंड के साथ हम लोग आएंगे। इसको हमने कोशिश किया था लाइव लाने का, लेकिन लाइव को फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो रिकॉर्डेड ही अपलोड होगा ये वीडियो। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर कल एक और वीडियो आएगा टेस्ट 2 के साथ। डेली एक वीडियो आएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।